Hello everyone, welcome back to our channel. This is lecture number 3 of MP Land Revenue Code. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो कि आपका सेक्शन 27 से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स ऑन सेक्शन 43. तो सेक्शन 27 से लेकर के सेक्शन 43 तक आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक्स आपको मिलेंगे जहां से आप MP लैंड रेवेन्यू कोड के लेक्चर 1 एंड 2 देख सकते हैं. प्लस MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की प्रॉपर सीरीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है जिसके PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं. सो यू कैन वॉच आवर वीडियोज़. ऑल्सो MP GK कंप्यूटर इंग्लिश ये सब भी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल पर. सो यू कैन वॉच आवर वीडियोज़ जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 जो कि बात करता है अबाउट द प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स. जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किस प्रक्रिया को अपनाएंगे और जो रेवेन्यू कोर्ट है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उसके पास क्या पावर्स होंगी, ये सब हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. सो सेक्शन 27 दैट इज़ द प्लेस ऑफ होल्डिंग इंक्वायरीज़. कोई भी इंक्वायरी जो है वो किस जगह पर होंगी. बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन कि किस पर्टिकुलर अथॉरिटी का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा. सो देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर or hear any matter outside the local limits of his jurisdiction. मीन्स किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर का जो भी टेरिटोरियल jurisdiction है उस jurisdiction के लिमिट में, मतलब अपना जो क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार के लिमिट्स में ही रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी पर्टिकुलर इंक्वायरी को करेगा या फिर जो भी मैटर्स हैं उन्हें डील करेगा. ओके यानी अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर के कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी. बट यहाँ पर प्रोविज़ो आप याद रखेंगे कि द सब डिविजनल ऑफिसर जो SDO है, सब डिविजनल ऑफिसर है, वो अगर चाहे तो वो इंक्वायर कर सकता है किसी भी मैटर को एट एनी प्लेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट. पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोई मैटर अराइज हो रहा है उसको इंक्वायर करने की पावर है विद द सब डिविजनल ऑफिसर. ओके अब सेक्शन 28 से हम पढ़ेंगे कि ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं इनके पास क्या क्या अन्य पावर्स हैं, किस तरह से ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी. सो सेक्शन 28 बताता है कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर सर्वेक्षक, पटवारी, इन सभी के पास ये पावर है कि ये किसी भी पर्टिकुलर लैंड पर एंटर कर सकते हैं, उस लैंड का सर्वे कर सकते हैं. ओके कि वहाँ पर जो बाउंड्रीज़ है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड हैं या नहीं हैं, और जो भी अन्य किसी मैटर को अगर सर्वे किया जाना है तो वो भी इनके द्वारा किया जा सकता है. इनके पास ये पूरा अधिकार है कि ये वहाँ पर एंटर कर सकते हैं. यहाँ पर लेकिन आपको एक प्रोवाइज़ो दिया गया है, ये भी आप ध्यान से याद रखेंगे कि अगर किसी ऐसे लैंड के ऊपर वो एंटर करना चाहते हैं जो कि कोई गार्डन है या किसी ड्वेलिंग हाउस के साथ, मतलब किसी घर के साथ, कि सपोज ये कोई घर है, इस घर के साथ ही थोड़ा सा और लैंड अटैच है जिसको एक तरह से गार्डन के लिए यूज़ किया जा रहा है. सो इस लैंड पर अगर रेवेन्यू ऑफिसर एंटर करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्या करना होगा, एटलीस्ट 24 घंटे पहले, 24 आवर्स पहले उन्हें एक नोटिस देना होगा. नोटिस किसको देंगे, नोटिस उस पर्सन को दिया जाएगा जो भी पर्सन उस लैंड के ऑक्यूपेशन में है. मीन्स जिस भी पर्सन के पास उस लैंड का पोजेशन है उस पर्सन को 24 घंटे पहले एक नोटिस दिया जाएगा कि हम आपके इस लैंड का सर्वे करना चाहते हैं या अपनी इंक्वायरी के पर्पस से हम यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं. और नोटिस देने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स वहाँ पर एंटर कर सकते हैं. ओके देन वी कम टू सेक्शन 29 कि और क्या क्या पावर्स हैं, किस तरह से किसी भी मैटर को, किसी केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन रेवेन्यू ऑफिसर टू अनदर रेवेन्यू ऑफिसर.
सो यहाँ पर पावर दी गई है टू द बोर्ड एंड टू द कमिश्नर। देखिए ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफ़र करने की पावर किसके पास है। किसी भी पर्टिकुलर केस को यदि एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र किया जाना है तो ये पावर किसके पास होती है। तो आप याद रखेंगे कि बोर्ड के पास भी ये पावर है एज वेल एज कमिश्नर के पास भी ये पावर होती है। ओके लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखेंगे कि कमिश्नर के पास पावर होती है कि इन द सेम डिस्ट्रिक्ट और इन द सेम डिवीज़न। मींस एक ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जो कि उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है या उसी डिवीज़न में वर्क कर रहा है, उस रेवेन्यू ऑफिसर से सेम डिस्ट्रिक्ट के या सेम डिवीज़न के रेवेन्यू ऑफिसर के पास अगर किसी मैटर को ट्रांसफ़र करना है तो वो कौन कर सकता है, कमिश्नर। लेकिन अगर आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट भी करना है तो वो किया जाएगा बाय द बोर्ड। ओके ये बात आप याद रखेंगे। देन वी कम टू सेक्शन 30 दैट इज़ पावर टू ट्रांसफ़र केसेस टू एंड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर आप याद रखेंगे कि कलेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर के पास ये पावर दी गई है कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैटर्स को। देन वी कम टू सेक्शन 31 भी इतना इम्पॉर्टेंट है। 32 आपका इम्पॉर्टेंट आता है दैट इज़ इनहेरेंट पावर्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। देखिए इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं विद द प्रोविजंस ऑफ इनहेरेंट पावर्स जो कि आप पढ़ते हैं इन CPC एज वेल एज इन CRPC। जब आप CPC पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं सेक्शन 151 जहाँ पर इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट के बारे में बात की गई है। एंड देन आप पढ़ते हैं सेक्शन 482 ऑफ CRPC, यहाँ पर भी इनहेरेंट पावर की बात की गई है। तो सिमिलरली आप याद रखेंगे कि सेक्शन 32 बात करता है कि रेवेन्यू कोर्ट के पास भी कुछ इनहेरेंट पावर्स होती हैं और यहाँ पर लेकिन बातें सेम ही लिखी गई हैं तीनों में कि इन ऑर्डर टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय को सिक्योर करने के लिए ताकि न्याय के जो भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भी न्यायालय का प्रॉपर एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए। इसलिए भी रेवेन्यू कोर्ट्स अपनी इनहेरेंट पावर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ से आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। Then we come to section 33, power of revenue officers to require the attendance of persons and production of documents। देखिए जिस तरह से सिविल कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर कोर्ट चाहता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कि वो कोर्ट में अपीयर हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में वो पर्सन प्रोड्यूस करे, तो ये सब सिमिलरली पावर्स रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी दी गई हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स अगर चाहें तो वो किसी भी पर्सन को कह सकते हैं कि तुम्हें अपीयर होना है हमारे सामने, हम आपका एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, या फिर ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें। ठीक है, इस तरह से रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास भी ये पावर दी गई हैं। But these powers are subject to the provision of section 132 and 133 of CPC। 132 and 133 जो कि बात करते हैं रिगार्डिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, जहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं तो उन एग्जेम्पशंस को भी ध्यान में रखा जाएगा। देन वी कम टू सेक्शन 34 दैट इज़ कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। देखिए 33 में हमने पढ़ा कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को कह सकते हैं कि आपको हमारे सामने अपीयर होना है, लेकिन अगर वो पर्सन अपीयर नहीं होता है तब क्या किया जाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन जिसको समन्स इशू किए गए थे कि आपको कोर्ट के सामने, रेवेन्यू कोर्ट के सामने अपीयर होना है एज अ विटनेस और वो अपीयर नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से उसे कंपेल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में या तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जा सकता है,
या ऑर्डर सच पर्सन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस। उस पर्सन से कहा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है, इसे आप हमारे पास जमा करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि आप कोर्ट में अपीयर होंगे। उसकी अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए उस पर्सन से सिक्योरिटी भी जमा करने के लिए कहा जा सकता है। या फिर थर्ड क्या आपके पास है कि उस पर्सन के पास फाइन लगाया जा सकता है उसके ऊपर ऑफ अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपये तक का फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। Then we come to section 35, that is hearing in the absence of party, basically called as ex parte hearings। जिस तरह से सीपीसी में आप पढ़ते हैं एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स, एक्स पार्टे डिक्री पास होती है, इसी तरह से यहाँ पर सेक्शन 35 बात करता है कि यदि कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती है बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर्स, इवन आफ्टर उन्हें समन्स भी दिए गए, एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की गई कि इस डेट पर आपको अपीयर होना है, लेकिन यदि आप अपीयर नहीं होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उस पार्टी की एब्सेंस में ही हियरिंग्स कंटिन्यू होंगी या फिर हियरिंग को डिसमिस भी किया जा सकता है। जो पर्टिकुलर आपका मैटर है, जो केस है या प्रोसीडिंग्स हैं, उन्हें डिसमिस भी किया जा सकता है ड्यू टू द डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दैट पार्टी। लेकिन सपोज करें कि अगर आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो द पार्टी जिसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के बेसिस पर कोई ऑर्डर उस पर्सन के अगेंस्ट पास हो जाता है, तो ऐसे ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आपको पता चला कि इस तरह का कोई ऑर्डर एक्स पार्टी आपके अगेंस्ट पास हो गया है, उस दिन से 30 दिनों के अंदर अंदर आप उस पर्टिकुलर ऑर्डर को सेट असाइड करा सकते हैं। बट सेट असाइड के क्या ग्राउंड्स होंगे, क्योंकि आपकी तो गलती थी, आपको समन्स भी पहुंचे थे, तब भी आप अपीयर नहीं हुए थे, इसीलिए आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हुई और एक्स पार्टी कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हुआ। अब ऐसा क्या कोई रीज़न आप दें, कोई सफिशिएंट कॉज अगर आप दें, ओके, ये आप याद रखेंगे कि कोई सफिशिएंट कॉज ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जिसके बेसिस पर रेवेन्यू ऑफिसर्स को ऐसा लगे कि इस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को हमें सेट असाइड कर देना चाहिए, तभी उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज। Then we come to section 36, that is adjournment of hearings। यहाँ से आप याद रखेंगे regarding the fact कि यहाँ पर भी लिखा गया है कि not more than that of 3 adjournments। देखिए, जिस तरह से आप सीपीसी में पढ़ते हैं कि किसी भी पार्टी को 3 बार से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट्स ग्रांट नहीं किए जाएंगे, सिमिलर बात यहाँ पर भी दी गई है। देन वी कम टू सेक्शन 37, पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट। रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये भी पावर है, यहाँ से डायरेक्ट आपका केवल सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। देन 38, मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर टू डिलीवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो जाता है कि आपके पास जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप किसी अन्य पर्सन को डिलीवर कर दें, तो क्या किया जाएगा, उस ऑर्डर को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। कि सपोज़ मैं हूँ, मेरे पास किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन था, मेरे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट मेरे अगेंस्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है कि वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मेरे पास गलत तरीके से उसका कब्जा था और मैं वो प्रॉपर्टी किसी अन्य पर्सन, सपोज़ ए पर्सन कोई है, उस ए पर्सन को मैं वो प्रॉपर्टी दे दूँ, ऐसा ऑर्डर मेरे अगेंस्ट पास हो जाता है। तो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। सो देखिए, सबसे पहला तरीका है कि मेरे को एक नोटिस दिया जाएगा बाय सर्विंग अ नोटिस ऑन द पर्सन इन पोजेशन। जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में है,
उस पर्सन को एक नोटिस दिया जाएगा कि आप इस मकान को, उस पर्टिकुलर लैंड को खाली करें और उस लैंड को दे दें उस पर्सन को जिसके फेवर में वो ऑर्डर पास हुआ है। सो लैंड को वैकेट करके उस पर्सन को दे दिया जाएगा जिसके फेवर में ऑर्डर पास हुआ है। एंड देन सेकंड क्या तरीका है, अगर मैं उस नोटिस के बावजूद भी वैकेंट पोजेशन उस पर्सन को नहीं देती हूँ तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा कि वो मुझे वहाँ से निकाले, ठीक है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकाला जाएगा उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ था। एंड देन अगर वो पर्सन उस ऑफिसर को रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है कि सपोज़ मैं उस ऑफिसर को, जो भी ऑफिसर मुझे निकालने के लिए आते हैं, मैं उन ऑफिसर को रेजिस्ट करती हूँ, ऑब्स्ट्रक्ट करती हूँ, उनका एक तरह से विरोध अगर मैं करती हूँ, उन्हें उनका काम नहीं करने दिया जा रहा मेरे द्वारा, मैं कोई बाधा उन्हें पहुँचा रही हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में जो रेवेन्यू ऑफिसर है इस बारे में एक छोटी सी समरी इंक्वायरी करेंगे कि क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा काम किया गया कि मैं रेवेन्यू ऑफिसर को एक तरह से बाधा पहुंचा रही थी या रेवेन्यू ऑफिसर को उनका काम करने से रोक रही थी। तो इस तरह की समरी इंक्वायरी भी की जाएगी और मेरे अगेंस्ट कोई सफिशिएंट एक्शन लिया जा सकता है। ओके, देन वी कम टू सेक्शन 39, persons by whom appearance and applications may be made. This is not that much important. Then we come to next section, that is 42, जो कि बात करता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऑर्डर्स होते हैं वो कब रिवर्सिबल होंगे ड्यू टू एनी एरर और इरेगुलरिटी। कुछ ऐसा प्रोविज़न आप सीपीसी में भी पाते हैं कि अगर ऑर्डर्स के अंदर किसी भी तरह का कोई एरर या इरेगुलरिटी हो जाती है तो क्या, किस तरह से उसको सही किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि नो ऑर्डर पास्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी रिवर्स्ड और ऑल्टर्ड इन अपील और इन रिविजन ऑन द अकाउंट ऑफ एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द समन्स। केवल इस बात की वजह से कि जो समन्स है या नोटिस है या कोई प्रोक्लेमेशन था उसके अंदर कोई एरर या ओमिशन या इरेगुलरिटी थी, केवल इस वजह से किसी भी ऑर्डर को रिवर्स नहीं किया जाएगा अनलेस अनटिल ऐसा अगर प्रतीत होता है कि उस एरर, ओमिशन या इरेगुलरिटी की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। सो जो यहाँ पर मेन हमारा पॉइंट है टू बी कंसिडर्ड इज़ द फेलियर ऑफ जस्टिस, कि यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उस एरर की वजह से या उस इरेगुलरिटी की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तब तो ऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन यदि फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ तो जो भी रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर है वो अपने आप में फाइनल होगा, उसे किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जाएगा, वो इरिवर्सिबल नेचर का रहेगा। देन वी कम टू सेक्शन 43, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में बन सकता है कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर to apply when no express provision is made in this code, कि यदि MP लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर के एक्सप्रेसली कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है, कि सपोज़ अगर हम कहें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ समन्स, जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल कि अगर हम समन्स की बात करें कि समन सर्व किए जाएंगे टू द पार्टीज़, लेकिन हमने MP लैंड रेवेन्यू कोड में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं बनाया गया है, सपोज़ कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं बनाया गया है कि समन्स किस तरह से सर्व किए जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में CPC के अंदर जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। सो सिंपल बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी मैटर को लेकर के MP LRC के अंदर कोई प्रावधान नहीं है तो उस मैटर में CPC के अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को, उसी पर्टिकुलर प्रक्रिया को ही फॉलो किया जाएगा, उसी प्रोसीडिंग्स को हम फॉलो कर लेंगे। ओके,
सो ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है सो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ऑल्सो हमारी सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। कीप वॉचिंग आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।